शरीक होने वाले लिबरेशन फ्रंट के सिपाहियों खराज तहसीन पेश करता हूं कि जो आज पूरा दिन सुबह सवेरे कोटली से इस यकजहती मार्च में शामिल हुए, खुईरट्टा से होते हुए, सेरी चत्तर और नकियाल से होते हुए, जंदरोट गोई तथा पानी मंडोल से होते हुए यहाँ पहुंचे, पूरे दिन का सफर किया, न भूख को देखा न प्यास को देखा, और रास्ते में जगह जगह हर टाउन में हर कस्बे में जिस तरह सैकड़ों लोगों ने आपका खड़े होकर सड़कों के किनारे खड़े होकर इस्तकबाल किया, आपके लिए तालियां बजाई, आपके लिए नारे लगाए, आपको पानी पिलाया। मैं उन सब लोगों को जो इस मार्च में किसी न किसी शक्ल में शरीक हुए और वो सारे दोस्त जो बैरून मुल्क हमारी तंजीम से वाबस्ता थे मुख्तलिफ ब्रांचों के अंदर, जिन्होंने इस मार्च की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया, मैं आप सबको मुबारकबाद और खराज तहसीन पेश करता हूँ। इंतहाई तवील गुफ्तगू हो चुकी है। मैंने रास्ते में भी 4-5 दफा मुख्तलिफ जगहों पर खिताब किया है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मुझसे पेशरो मुकर्रीन ने इस मार्च की गर्ज और गायत तफसील से बयान की, ये जो आपके बिल्कुल पिछवाड़े में चंद किलोमीटर के फासले पर एक खूनी लकीर 66 सालों से खिंची हुई है, जिस खूनी लकीर ने हमारी कौम को 2 हिस्सों में तकसीम कर रखा है। बेशुमार हजारों की तादाद में ऐसे खानदान हैं जो गुज़श्ता 66 सालों से तकसीम है, और इस लकीर के ऊपर जो काबिज अफवाज बैठी हुई है, जो 22 अक्टूबर और 27 अक्टूबर की इस रियासत के ऊपर यलगार के नतीजे में यहाँ आकर बैठी थी, वो वक्तन फवक्तन आए रोज अपने जंगी जुनून जो है उसकी तशफ़ी के लिए अपने बोसीदा और पुराने हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए कश्मीरियों को तख्ता मश्क बनाते आ रहे हैं। वो ये चाहते हैं, वो ये जानते हैं, वो उस तरफ जो जालिम अफवाज बैठी है और इस तरफ जो मुनाफिक फौजें बैठी हैं, वो ये जानते हैं कि अगर इस रियासत में अमन कायम होता है तो फिर उनको वो अपना वादा पूरा करना है जो उन्होंने अक़वाम आलम की मौजूदगी में कश्मीरी अवाम के साथ कर रखा है। जो मुनाफिक अफवाज के मुल्क के जो बानी थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने भी किया था, और जो जालिम और जाबर अफवाज के मुल्क का जो बानी वजीर आजम था जवाहरलाल नेहरू, उसने भी किया था कि जैसे ही रियासत के अंदर अमन कायम होगा हम कश्मीरी अवाम को उनका हक खुदरा दिए देंगे। हम कश्मीरी अवाम से पूछेंगे कि उनकी मर्जी क्या है, वो चाहे तो हिंदुस्तान की तरफ आ जाए, वो चाहे तो पाकिस्तान की तरफ चले जाए, और चाहे तो अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी को बरकरार रखें। इसलिए ये जो हम अमन, जिस अमन का हम मुतालबा कर रहे हैं, ये अमन इनके मुफाद में नहीं है। ये नहीं चाहते कि सीज फायर लाइन पर अमन हो, कश्मीरी अमन से रहे। कश्मीरियों ने एक तवील जदोजहद के बाद पूरी दुनिया की, पूरी आलमी बरादरी की अपील पर कि अमन को एक मौका दिया जाए, अपनी बंदूक को नीचे किया कि ठीक है अगर आलमी बरादरी कहती है तो हम अमन को मौका देते हैं। लेकिन ये जो दोनों ममालिक, इनके गासिब हुक्मरान, इनके जो बैनुल-अक़वामी साम्राज्यी कुफ्तों के एजेंट और दलाल हुक्मरान जो है, ये कश्मीरियों के साथ क्या अच्छा सलूक करेंगे। ये तो अपने मुल्कों के अंदर जो इनके अपने जायज कानूनी और आईनी हदूदर्बा है, उसके अंदर जो ये काम करते हैं वो भी आपके सामने है। आप खैबर पख्तूनख्वा को देखें, एक आदमी जिसके ऊपर ये रियासत, ये मुनाफिक रियासत 5 करोड़ रुपए जिसके सर का हर्जाना जो है वो लगाती है, और फिर अमेरिका को कहती है कि वो उसको मारे, वो आके हमला करके उसको 1 हफ्ता कबल मारते हैं, और फिर आप देखें ये 1 हफ्ते का टीवी पे जो ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान के अंदर कि इनकी जो जितनी सियासी पार्टियां हैं उन्होंने ऐसे मामला मचाया हुआ है जैसे अवाम बेवकूफ है, अवाम नहीं जानते हैं कि कौन अमेरिकी एजेंट है, कौन अमेरिका के इशारे पर काम कर रहा है, कौन अमेरिका की पॉलिसियां, अमेरिका का जालिमाना निजाम और आलमी जो साम्राज्य है उसका जालिमाना निजाम जो है वो इस खित्ते में नाफिज कर रहा है।
ताकत के बलबूते पर आवाम को कुचलने की, लोगों को कुचलने की जो इन रियासतों की पॉलिसी है, हमें तारीख से ये पता चलता है कि ये पॉलिसी इनको आज नहीं तो कल में की पड़ने वाली है। आज इनके घर में, अपने घर में आग लगी हुई है, इस तरफ भी और उधर भी घर में आग, तो फिर उनके अपने आंगन में भी आग लगती है। इसलिए आज इस मार्च के मौके पर हम ये मुतालबा करते हैं कश्मीरी कि हमारे लिए इस जमीन को, इस सरजमीन को इतना तंग न किया जाए कि हम फिर तशद्दुद के अलावा, बंदूक के अलावा कोई और बात सोच न सके। हम आलमी बरादरी से भी ये कहना चाहते हैं कि ये 3 महीने से जो ड्रामा चल रहा है ये सीज फायर लाइन के ऊपर, इनके DGMOs जो हैं उनकी मीटिंग नहीं हो पाई, इनके वज़राए आज़म वहां नाश्ता करते हैं, वहां पे बात नहीं हो पाती, इनके जो है CPM जो है उसमें जो है वो एतमाद की फजा ही नहीं पैदा हो पाती। लेकिन कश्मीरियों को मारने के लिए चाहे वो उस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, इनके जो चीफ ऑफ स्टाफ है वो भी बयान जारी करते हैं कि फायरिंग करो, उनका जो आर्मी चीफ है वो भी बयान जारी करता है फायरिंग करो। और 3 महीने से यहाँ पर दर्जनों अफराद को हलाक किया जा चुका है, यहाँ पर जो है वो अमलाक को तबाह किया जा रहा है, लोगों के कारोबार तबाह किए जा रहे हैं, लोग हिजरत पर मजबूर हैं। एक बहुत बड़े इंसानी अलमिया को जो है वो यहाँ पर जन्म देकर रखा गया है। इसलिए इस मार्च के जरिए हम मुतालबा करते हैं आलमी बरादरी से भी, वो आलमी बरादरी जो इंसानी कदरों पर यकीन रखती है, वो मुल्क जो इंसानी कदरों को, इंसानी अखलाकियात को समझते हैं और उन पर यकीन रखते हैं, हम उनसे ये मुतालबा करते हैं कि वो इन दोनों मुमालिक के जो जालिम हुक्मरान हैं उनको मजबूर करें कि वो ये पहले मरहले में सीज फायर लाइन पर ये जो गोलाबारी का सिलसिला है ये बंद करें, और उसके बाद इस सीज फायर लाइन को खत्म करके कश्मीरी अवाम को, इन्होंने 2004 में ये वादा किया था कि हम पहले मरहले में जो है वो तजारत को और जो डिवाइडेड फैमिलीज हैं उनको मिलाने के लिए रास्ते खोलेंगे, और बतदरीज इस प्रोसेस को आगे ले जाते हुए सीज फायर लाइन को जो है वो इररेलेवेंट करेंगे। लेकिन 2004 से लेकर 9 साल गुजर चुके हैं, सीज फायर लाइन तो इररेलेवेंट नहीं हुई, लेकिन ये जो इनका पीस प्रोसेस था जिसको इन्होंने कश्मीरी अवाम को लॉलीपॉप देने की कोशिश की कि अमन अमल के नतीजे में आपको कंसेशन मिलेगी, आपको आपके हालात जिंदगी में बेहतरी आएगी, रियासत में अमन कायम होगा, वो अमन अमल जो है वो बुरी तरह डोल हो चुका है। हमने उस वक्त भी कहा था कि मुनाफिकत की बुनियाद पर और झूठ की बुनियाद पर जो प्रोसेस शुरू किया जा रहा है वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा, और एक गोली जो है वो इस प्रोसेस को रिवर्स करेगी। इसलिए हमारा ये मुतालबा है, कश्मीरी अवाम का ये मुतालबा है कि पहले मरहले में मसला कश्मीर के हल की तरफ बढ़ते हुए पहले मरहले में सीज फायर लाइन को इररेलेवेंट किया जाए, कश्मीरियों को आपस में मिलने दिया जाए, ये अमन की तरफ, ये बेहतरी की तरफ, ये कश्मीरियों के और हिंदुस्तानियों के, ये कश्मीरियों के और पाकिस्तानियों के जो ताल्लुकात में तनाव है, जो टेंशन है, जो नफरत और दुश्मनी गुज़श्ता 66 सालों से फैल रही है इस रीजन के अंदर, ये पहला स्टेप होगा कि उस नफरत को कम किया जाए, उस दुश्मनी और उस तनाव को कम किया जाए। चूंकि मसले के बुनियादी फरीक हम हैं, ये मुल्क जो है ये हमारा है, इसके रहने वाले हम लोग हैं। दुनिया का कोई भी कानून, कोई भी कायदा, कोई भी कुलिया, कोई भी मायदा जो है वो कश्मीरी अवाम के इस हक को, जो उनका पैदाइशी हक है कि वो इस रियासत के बाशिंदे हैं, वो इस रियासत के मालिक हैं, इस रियासत के वसाइल पर उनका हक है, इस रियासत के मुस्तकबिल के मुतल्लिक बात करने का, सोचने का जो है उनका हक है, वो उनसे कोई नहीं छीन सकता है। इसलिए हमारा ये जो मुतालबा है सीज फायर लाइन वाला, और फिर दूसरा हम ये समझते हैं कि उस पार भारतीय मकबूजा कश्मीर के अंदर अवाम जो है, भारतीय मकबूजा कश्मीर के अंदर जो अवाम रहते हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पर कुर्बानियां दे चुके हैं, अपनी जानों का नजराना दे चुके हैं। जिस कायद को हम मानते हैं शहीद कश्मीर मोहम्मद मकबूल भट्ट, जिसकी जलाई हुई शमों को उठाए हुए आज आप लोग इस वतन के गली गली कूचे कूचे में जा रहे हैं, उसका पैगाम फैला रहे हैं। उसका ताल्लुक भी सीज फायर लाइन के उस तरफ से था। कोई घर ऐसा नहीं है वादी कश्मीर के अंदर जिसके अंदर शहीद न हो,
कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां पर शोहदा के कब्रिस्तान न हो। लोग वहां पर मुसलसल कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन इस तरफ जो है एक गुज़श्ता कुछ अरसे से बेहिसी का आलम तारी है। ये बेहिसी क्यों है? ये बेहिसी इसलिए है कि ये जो बेस कैंप जिसको 47 में हमारे आबाओ अजदाद ने डिक्लेयर किया कि ये बेस कैंप है, इस बेस कैंप का हुलिया बिगाड़ के रख दिया गया। यहाँ पर जो है अपने फालतू लोगों को, अपनी कठपुतलियों को रवायती सियासी जमातों के जरिए मुसल्लत करके अवाम को जो है एक ऐसे जाल में फंसा दिया गया है कि अवाम बाहर निकलने से पहले अपनी रोजी रोटी के बारे में, अपनी नौकरी के बारे में, अपनी जो है वो इज्जत के बारे में, अपनी हिफाजत के बारे में लाख दफा सोचते हैं। चूंकि ये जो बैठे हुए हैं ऊपर, ये जो बड़े गुंडों के आगे एजेंट हैं, छोटे गुंडे जो हैं, इनके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला का वाज़ेह इरशाद है, बिल्कुल वाज़ेह इरशाद है, वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लो इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु यस्तहज़िऊन। ये जब हमारे पास आते हैं, ये इस आयत का तर्जुमा है, उसका मफ़हूम बयान कर रहा हूँ कि ये जब हमारे पास आते हैं तो कहते हैं हम तो कश्मीरी हैं, हम तो कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं। और जब ये अपने मालिकों के, अपने शैतानों के पास जाते हैं तो उनसे कहते हैं हम तो आपके साथ हैं, आप हमारे माई बाप हैं। ये कश्मीरी अवाम से तो हम ठट्ठा और मजाक कर रहे हैं। ये इस आयत का मफ़हूम है मुनाफिकीन के बारे में कि जब मुसलमानों के पास आते हैं तो कहते हैं हम मोमिन हैं, और जब अपने शैतानों के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो आपके छोटे शैतान हैं, हम तो मोमिनों से जो है वो ठट्ठा और मजाक कर रहे थे। और इससे अगली आयत ये है कि अल्लाह ताला इन जो ये मुनाफिकीन है, असल में इनको पता नहीं है कि अल्लाह ताला इनके साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहा है, और जो जलालत, जो रुसवाई और जो इनकी आखिरत है, उसकी जो खराबी इनके मुकद्दर में लिखी हुई है, वो बहुत जल्द तारीख किसी का उधार बाकी नहीं रखती है। इसलिए हम समझते हैं कि इस बेस कैंप के अंदर जो इन्होंने हुलिया बिगाड़ के रखा हुआ है, जो इन्होंने अवाम को यरगमाल बना के रखा हुआ है, बड़े कबीलों के जरिए, बड़े कबीलों के सरकर्दा अफराद के जरिए ये लोगों को यरगमाल बनाते हैं। मैं ये समझता हूँ यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग खड़े हैं, लिबरेशन फ्रंट के कारकुनान या दूसरे लोग, ये सब बड़े कबीलों के लोग हैं। किसी का कोई छोटा कबीला नहीं है, कोई अकलियत में नहीं है। लेकिन जिस तरह कुरान कहता है कि बड़ा वो है जो बाकिरदार है, बड़ा वो है जो डरता है अल्लाह ताला से, जो तकवा इख्तियार करता है। बड़ा वो नहीं है जो चोरी करता है, जो टैक्स खाता है, जो अकरबा परवरी करता है, जो गंदी सड़कें बनाता है, जो है वो दफ्तरों में नहीं जाता, हराम का पैसा खाता है, दफ्तरों में नहीं जाते हैं और दौड़ के मस्जिद में चले जाते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसे नमाजियों के लिए, ऐसे हाजियों के लिए, ये जो हमारे ऊपर बड़े बड़े इस वक्त हाजी और नमाजी बैठे हुए हैं, इनके लिए अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं तुम्हारी नमाजें तुम्हारे मुंह पर दे के मारूंगा। तो ये मुनाफिकीन, ये ग्रोह मुनाफिकीन जो आजाद कश्मीर पर काबिज है, इनसे जान छुड़वाने के लिए अददी एतबार से जो बड़े कबीले हैं उनका ज्यादा फर्ज बनता है। उनका फर्ज बनता है कि उनके असलाफ ने इस रियासत के अंदर अपने किरदार की बुनियाद पर अपना नाम पैदा किया है। ये बड़े बड़े शहीद जिनकी हम बरसियां बनाते हैं, जिनके मज़ारों पे हम हाजिरी देते हैं, जिनको हम गाजियों का और शहीदों का खिताब देते हैं, वो इसलिए बड़े थे, वो कबीले की वजह से बड़े नहीं थे, वो अपने किरदार की वजह से बड़े थे। इसलिए उनके कबीले जो आबादी के तनासब से यहाँ बड़े कबीले हैं, उनका ये किरदार है, उनका ये किरदार बनता है कि वो आगे बढ़े, वो इस तहरीक की बागडोर अपने हाथ में रखें, वो इस तहरीक का दम थामे और चोरों को फंड फराहम न करें, चोरों को कब्जे फराहम न करें, चोरों को अपने बच्चे उनके नारे लगवाने के लिए फराहम न करें, उनके आगे लुटियां डालने और भगड़े डालने के लिए फराहम न करें। ये आपके मसीहा नहीं है, ये इस रियासत के अंदर कभी कोई बेहतरी नहीं लाएंगे। आप देख लें, ये जितना सफर हमने आज तय किया, खुदा की कसम कोई 1 किलोमीटर भी ऐसी रोड नहीं है जिस पर कभी भी चलते हुए शर्म महसूस न करें। उस पे हम गाड़ियां चला कर रहे हैं। पानी की हालत देखें, बिजली की हालत देखें, अस्पतालों की हालत देखें, महंगाई का तूफान देखें, रोजगार के लिए
वजीरों मशीरों के चमचे, उनके बेटे, उनके भतीजे और फिर साथ में पैसे। उसके अलावा हमारे नौजवानों के लिए रोजगार भी नहीं है। आप धक्के खाएं सऊदी अरब में, मिडिल ईस्ट में धक्के खाएं, वहां से डेड बॉडियां वापस आती हैं, सारी उम्र अपने बच्चों से दूर रहे, अपनी फैमिली से दूर रहे, इसलिए कि मुजफ्फराबाद के अंदर ये चोर बैठे हुए हैं, मुजफ्फराबाद के अंदर ये इस्लामाबाद के कसालेस बैठे हुए हैं जो हिस्सा मांगते हैं। और फिर कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है कि जिन चीजों के लिए नेशनलिस्टों ने, कौम परस्तों ने गुज़श्ता 50-60 साल में अपने खून देकर, अपना वक्त, अपनी जाने, अपनी दौलत देकर जिन स्लोगन्स के लिए काम किया, आज वो स्लोगन भी इन मुनाफिकों की जुबानों पर है। मैं ये समझता हूँ हमारा बहुत नुकसान हुआ पिछले अरसे में, कौम परस्तों का बहुत नुकसान हुआ कि गिरोह मुनाफिकीन में से कुछ लोग उठे और उन्होंने कहा हम वज़ारत अमूर कश्मीर को नहीं मानते हैं, हम उनके आर्डर को नहीं मानते हैं, हम उनके किसी क्लर्क को नहीं मानते हैं। और फिर आपने देखा कि अभी वो मौसूफ, वो बर्जीस ताहिर जो है, उन्होंने कोटली से नकियाल तक दौरा किया और वही बयान देने वाले लीडर जो है उनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े थे, उनके गले में हाथ डलवा रहे थे और साथ वो ये ऐलान फरमा रहे थे कि हमारा जो बहुत जल्द मुस्तकबिल का वजीर आजम है आजाद कश्मीर का, वो राजा फारूक हैदर खान साहब। तो ये मामले अभी इस मौजूदा हुकूमत के वजीर हैं, इधर साथ ही ये पीछे ही उनका डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से बहुत बड़े वजीर है वो, उनका बयान कल आया है कश्मीर कौंसिल को हम जूते की नोक पर रखते हैं। उनकी पार्टी के कोई 7 बंदे जो है वो इस वक्त कश्मीर कौंसिल के मेंबर हैं, वो वहां से फंड लेकर खाना जायज समझते हैं, लेकिन कश्मीर कौंसिल को हम नहीं मानते और वजारत अमूर कश्मीर को हम नहीं मानते। इसके पीछे जो लॉजिक है मेरे दोस्तों वो ये है, इनकी जो बार्गेनिंग चल रही है एक्ट 74 में तरमीम की और ये वजारत अमूर कश्मीर और कश्मीर कौंसिल की, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि असेंबली में नशिस्तें बढ़ाई जाए। कासिम मजीद के लिए अब नशिस्त बाकी नहीं बची है, फारूक सिकंदर के लिए अब नशिस्त बाकी नहीं बची है, उस्मान अतीक के पास भी अब कोई हल्का बाकी नहीं बचा है। 6 बच्चे इन्होंने पैदा किए हुए हैं, आखिर उनका भी तो हक बनता है कि वो कश्मीर कौंसिल में बैठे या वजारत अमूर कश्मीर में बैठे या हमारे सरों पर बैठे। ये इनके लिए लिख दिया गया है, ये अल्लाह ताला ने इनको लिख के दे दिया है। हुकूमत तुम्हारी, तुम्हारे बेटे की, तुम्हारे पोते की, पार्टियां तुम्हारी, तो सदारत तुम्हारी, वजारत तुम्हारी, और ये उस बार्गेनिंग में लगे हुए हैं। ना इनको कश्मीर कौंसिल से कोई प्रॉब्लम है, ना इनको एक्ट 74 से कोई प्रॉब्लम है, ना वजारत अमूर कश्मीर को से कोई इनको प्रॉब्लम है। और फिर इनकी औकात ही क्या है? इनकी औकात ये है कि 5 घंटे राजा फारूक हैदर खान साहब अपनी पूरी पार्टी के साथ वजीर आजम हाउस में बैठे रहे कि हमें मुलाकात के लिए वक्त चाहिए, हमने आदम एतमाद की करारदाद पेश की हुई है। ये आपके सामने है ये ड्रामा सारा जो 2-3 महीने पहले ये हुआ। जिन्होंने करारदाद पेश की वो आज दोबारा वजीर है। शर्म तुमको मगर नहीं आती। रखने वाले भी जिन्होंने वापस शामिल किया वो भी बेगैरत, और जो शामिल हुए वो भी बेगैरत कि 1.5 महीने के अंदर खुद ही करारदाद पेश की कि चौधरी नजीर से बड़ा करप्ट आदमी कोई नहीं है, ये तहरीक आज़ादी के लिए सिक्योरिटी रिस्क है, ये आज़ाद कश्मीर के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। और फिर 1.5 महीने के बाद वो सरगाला, वो माजिद खान, वो सारे जो है वो उधर बैठे हुए हैं। इनकी औकात ये है 5 घंटे वहां बैठे रहे प्राइम मिनिस्टर हाउस में। नवाज शरीफ ने अंदर से, ये ऑन रिकॉर्ड बात है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुस्लिम लीग नून के अपने लोगों ने सोशल मीडिया पे भी ये शेयर किया। 5 घंटे बैठे रहे। नवाज शरीफ साहब क्रिकेट मैच देख रहे थे, बड़े शौकीन है वो क्रिकेट के। उन्होंने कहा इस पागल को उठा के भेजो इधर से, और फिर परवेज रशीद और बर्जीस ताहिर की जिम्मेदारी लगाई कि यार आप इससे बात करो और इसको बोलो कि जो फैसला हमने किया है वो फाइनल है, लिहाजा चून चराम न करो। और उसके बाद मुंह बंद हो गए। और सोशल मीडिया पे भी जो 2-3 दिन के लिए कुछ नून लीगियों ने भड़ास निकालने की कोशिश की वो भी बंद हो गई। और अब इस इंतजार में बैठे हुए हैं, एक तरफ वो लगे हैं, एक तरफ बैरिस्टर साहब लगे हुए हैं कि कब जो है ये घोंसला खाली हो और इसमें हम बैठे और ये जो अंडे बच्चे हैं ये हम यहाँ से खाएं। तो जो औकात है
इस्लामाबाद को आंखें दिखाने की जो औकात है, खुदा की कसम वो आपके पास है। इसलिए कि आप किसी का खौफ नहीं है, इसलिए कि आप किसी के इज्जत नहीं है, इसलिए कि आप किसी से डरते नहीं है, इसलिए कि आपका ना कोई ठेका फंसा हुआ है, ना किसी बेटे को एसडीएम लगवाना है, ना किसी को एसएचओ भर्ती कराना है। आप खुददार हैं, आप गैरतमंद हैं, आप गैरत की रोटी के अलावा बेगैरती के लुकमे पर लड़त भेजने वाले लोग हैं। हमें इनको आंखें दिखानी है। ये लोग मुजफ्फराबाद में बैठे हुए हैं, जिन्होंने यहाँ पे इसी का माहौल तारी किया हुआ है, और उस पार जो हमारे भाई कुर्बानियां दे रहे हैं उनके साथ मिलना है। ये जो लॉन्ग मार्च आज आपने किया, एक दिन का लॉन्ग मार्च, ये रिहर्सल है मेरे दोस्तों, ये कोई बड़ा कारनामा नहीं है, ये कोई बड़ी जदोजहद नहीं है। आप देखें, दुनिया के अंदर देखें जो लोग तब्दीलियां ला रहे हैं। आपने देखा मिस्र के अंदर 3 महीने तक लाखों की तादाद में, हम तो यहाँ पर कोई लगभग 200 बंदे खड़े होंगे, लाखों की तादाद में औरतें, मर्द और बच्चे 3 महीने तहरीर स्क्वायर पर बैठे रहे। उन्होंने एक बहुत बड़ी डिक्टेटर गवर्नमेंट का तख्ता उठा, और फिर उसके बाद जब वहां पर दोबारा फौज ने मुजाहरत की, फिर आपने देखा वही मिस्री लाखों की तादाद में फिर वहां पर बैठे। हम एक दिन के लिए जुलूस में जाते हैं, 2 दिन के लिए जलसे में जाते हैं, 4 दिन तंजीम के साथ काम करते हैं, और फिर ये कहना शुरू करते हैं कि हमारी बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं, हमने बहुत तवील जदोजहद कर ली है। ये जो आज़ादी है, ये जो आज़ादी का ख्वाब है, ये बहुत ही महंगा ख्वाब है, ये बहुत महंगा है, ये बड़ी मुश्किल से मिलती है। मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान से अंग्रेजों को निकालने के लिए लगभग 250 साल लगे लोगों को। इतना बड़ा मुल्क था हिंदुस्तान, और अंग्रेज कोई 10-15 हजार से ज्यादा नहीं थे यहाँ पर। वहां से 250 साल लग गए जदोजहद में, और फिर अंग्रेज निकला। हमें 60 साल हुए, 60 साल से भी कुछ ज्यादा हो गए, उससे पहले भी हमारे असलाफ जदोजहद कर रहे थे। लेकिन हमें इस रास्ते को समझना है कि आजादी हासिल करने का जो रास्ता है, जो तरीका है, वो हमारे पास है। वो हिंदुस्तान ने नहीं देनी है, ना वो देगा। वो पाकिस्तान ने लेकर नहीं देनी है, ना वो देंगे। ये रास्ता हमारे पास है। फिर एक दफा मैं आपको कुरान मजीद की तरफ लेकर जाऊंगा। ये हुक्म की आयत है, ये ऐसी आयत है जो असूल है। अल्लाह ताला उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जो अपनी हालत खुद नहीं बदले। तो अल्लाह ताला ने ये इख्तियार अपने आप से उठा के आपके हवाले किया है कि आपको अपनी हालत खुद बदलनी है। हमें अपने हालात को खुद तब्दील करना है, हमें अपने घरों से बाहर निकलना है। हमें इस आवाज को, जो रियासत जम्मू कश्मीर की इज्जत और आज़ादी की आवाज है, ये जो झंडा लिबरेशन फ्रंट का है, खुदा की कसम किसी भी पार्टी तासुब से, किसी भी जाती तासुब से बालातर होकर कहूंगा कि ये झंडा जो है, ये कश्मीरियों की इज्जत और आज़ादी की अलामत है, और पूरी दुनिया में इस झंडे को कश्मीरी झंडे के तौर पर, कश्मीरी इज्जत और वकार के तौर पर पहचाना जाता है। आप लोग जो इस झंडे को लेकर बाहर निकले हुए हैं, अपने सफों को एक काफिले की शक्ल में मुनज़्ज़म करें। वो दोस्त जो किसी न किसी तरह नाराज रहते हैं, वो दोस्त जो ग्रुप बंदी की सियासत का शिकार है, जो दूसरे हमारे कौम परस्त दोस्त हैं, जो छोटे छोटे ग्रुपों में बटे हुए हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि अपनी तंजीमों को खत्म करें, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप हाथी के पांव में सबका पांव होता है। जो बड़ी तंजीमें हैं, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ चलने की कोशिश करें, साथ चलें, अपने इख्तिलाफात को एक पॉइंट पर ले जाकर खत्म करें। और वो पॉइंट ये है कि हम जो खुद मुख्तारी की बात करते हैं, हम जो आज़ादी की बात करने वाले हैं, हम कश्मीरी नुमाइंदे हैं। ये कश्मीर के अंदर जो इस वक्त सियासी खिलाफ पैदा हुआ है, एक जमात थी यहाँ पर जो अपने आप को कश्मीरी कहती थी कि हम कश्मीरी जमात है, आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उसका तैयार पंचा हो चुका है, उसका टेक ओवर हो चुका है। वो जो पाकिस्तान की फौज के फ्रंट लाइन इत्यादि थे, वो उनके हर अमल दस्ते का किरदार अदा करते थे, वो आज भी फौज की मदद से वापस इक़्तिदार के ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन हकीकी सूरत हाल ये है कि इस रियासत के इस हिस्से के अंदर पाकिस्तानी सियासी जमातें जो है वो अपना कब्जा जमा चुकी है। उन्होंने तमाम बड़े बड़े ट्राइबल लीडर्स को, खड़पेचों को, ठेकेदारों को अपने काबू में कर लिया है, उनसे इतने पैसे ले लिए हैं,
उनसे इतने पैसे उनको दे भी दिए हैं कि हर 2 जनम जो है वो उनको बांध के रखा दिया गया है। अगर आपने हाजी याकूब साहब की तरह पैसे दे के सदारत ली हुई है तो तब भी जो है आप फंसे हुए हैं, और अगर आपने ठेका लेके रखा हुआ है तो तब भी आप फंसे हुए हैं। तो इन हालात में जो कश्मीरियत की बात है, जो कश्मीरी सियासत की बात है, वो कौम परस्तों के पास है। कौम परस्ती इस वक्त खड़े होकर इस वक्त बात कर रहा हूँ, यहाँ ये बहुत ही सरजमीन है। सीज फायर लाइन के ऊपर होने के बावजूद, पाकिस्तानी एजेंसियों के जबर के बावजूद, पाकिस्तानी एहलकारों के जबर के बावजूद, तरह तरह के जबर के बावजूद यहाँ पर जो है वो लोगों ने हक परस्ती का, आज़ादी का, खुद मुख्तारी का जो अलम है वो हमेशा बुलंद रखा है। इसलिए मैं सारे दोस्तों से ये अपील करूंगा कि वो इस अलम को आगे लेकर चले। एक नुक्ते पर मुत्तफिक हूँ कि हमने इन दोनों